नमस्कार साथियों। अंग्रेज जो आज से 420 साल पहले हमारे देश में आए थे, जो आए तो केवल कपड़े और मसालों का व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वे अपने पैर भारत में जमाने लगे। दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और आप यहां आई बटन पर क्लिक करके पहली वीडियो देख सकते हैं। आपको दूसरी वीडियो भी वहां मिल जाएगी। अंग्रेज लगभग 100 सालों में 1757 प्लासी के युद्ध से 1856 तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज करने लगे थे। जिस समय अंग्रेज भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद और मराठा राज्य के राजा आपस की लड़ाई में बिजी थे। हमारे देश के राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने में और उत्तराधिकार के लिए लड़ते रहते थे। जो राजा अपने आप को कमजोर समझते, वो अंग्रेजों की हेल्प लेने के लिए चले जाते और अंग्रेज इस बात के लिए पहने बैठे रहते थे कि वो हमारे पास हेल्प लेने के लिए आए। और जब वो राजा हेल्प लेने के लिए आते तो बदले में उनसे रियासतें ऐंठ लेते थे। उन राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना लेते, उनसे वो सब काम करवाते जो उनके लिए फायदेमंद होता। कुशासन का आरोप लगाना, राज्य हड़प लेना, डिवाइड एंड रूल जैसी टेक्निक, जैसी कूटनीति नहीं लूट नीति लगाकर भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लेते। विजयनगर साम्राज्य के एंड के बाद मैसूर ने अपने राज्य को इंडिपेंडेंट बनाए रखा। 18th सेंचुरी के शुरू में हैदर अली मैसूर की सेना का एक साधारण सा अधिकारी था। अपनी तेज बुद्धि के बदौलत वो काफी ऊंची पोस्ट पर पहुंच चुका था और 1761 तक उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने बदनूर, सुदा, सीधा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया और मालाबार की जीत से हैदर अली का अधिकार समंदर के किनारे तक हो गया। इससे अंग्रेजों को तो दिक्कत होनी थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई तो होनी ही थी। अब इनमें पहला युद्ध होता है। इसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, निजाम, मराठा और कर्नाटक के नवाब को मिलाकर एक जॉइंट मोर्चा निकाला। लेकिन हैदर अली इन सब से नहीं डरा। उसने मराठों को पैसा देकर और निजामों को राज्य का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया। 1.5 वर्ष तक ये युद्ध होता है और 4 अप्रैल 1769 को इन दोनों को आपस में समझौता करना पड़ता है और संधि के अकॉर्डिंग ये तय हुआ कि जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा देंगे और मुसीबत के समय में एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये 1780 से 1784 तक चलता है। आइए दोस्तों जानते हैं ये युद्ध कैसे शुरू हुआ। 1771 में मराठों ने हैदर अली के राज्य मैसूर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था कि एक दूसरे पर मुसीबत आएगी तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन हैदर अली पर जब आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, उनकी हेल्प की ही नहीं। हैदर अली ने अंग्रेजों पर विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ निजाम और मराठों के साथ गठबंधन कर लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया और कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हरा दिया और अर्काट जीत लिया। अंग्रेजों ने सोच लिया कि अगर ये इकट्ठा होके लड़ेंगे तो हमको ऐसे ही हराते रहेंगे। फिर अंग्रेजों ने किसी तरह से निजाम और मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का भी सामना किया, लेकिन नवंबर 1781 में अंग्रेजों से वो हार गया। फिर हैदर अली ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और 1782 में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। 6 दिसंबर 1782 को कैंसर की वजह से हैदर अली की मौत हो गई। फिर हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका उत्तरदायित्व उसके बेटे टीपू सुल्तान ने संभाला। टीपू ने 1 साल तक युद्ध को कंटिन्यू रखा। फाइनली दोनों पक्षों में 1784 में मंगलौर की संधि हो गई और एक दूसरे के जीते हुए प्रांत वापस लौटा दिए। टीपू सुल्तान एक अच्छा योद्धा था, उसको मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी शुरू होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे शुरू होता है आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंगलोर की संधि झगड़ों को खत्म करने के लिए काफी नहीं थी, तो दोनों सोचते थे कि दक्कन पर उनका राजनीतिक वर्चस्व हो जाए। त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च के व्यापार का एकमात्र साधन था। तो त्रावणकोर और अंग्रेज आपस में सहयोगी थे और त्रावणकोर के महाराज ने कोचिन रियासत को लेने की कोशिश की, जो कि टीपू की रियासत थी, टीपू की जागीरदारी थी, जिसकी वजह से टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। क्योंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का सहयोगी था, तो त्रावणकोर की तरफ से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया, मैसूर पर हमला कर दिया। 1790 में टीपू ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया, जिसको जनरल मीडोज लीड कर रहा था। फिर अगली साल 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी एक बड़ी सेना के साथ अम्बूर और वेल्लोर से होते हुए बेंगलोर
और फिर श्रीरंगपट्टनम पहुंचा। दोस्तों, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही आदमी हैं जो भारत में सिविल सर्विस को लाया और व्यवस्थित किया। और निजाम और मराठा टीपू की बढ़ती हुई ताकत को देखकर जल रहे थे, तो वे जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गए और फिर मराठा, निजाम और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर दिया। टीपू ने इनका डटकर सामना किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। तो 1792 में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। संधि के हिसाब से टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा, जिसमें अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार मिला और टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध हार जाने में भी देने पड़े, जिसमें से कुछ नगद और कुछ किस्तों पर, जिसके लिए उसके 2 लड़कों को वो बंदी बनाकर भी ले गए थे। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और इसमें टीपू को भारी नुकसान हुआ था और वो अपना राज्य पूरी तरह से खत्म होने से बड़ी ही मुश्किल से बचा पाया था। फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की भी शुरुआत होती है। देखिए कैसे। 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत आया, जो कि साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। साम्राज्यवादी का मतलब है जो साम्राज्य बनाना चाहता है। लॉर्ड वेलेजली ने ऐसी योजना बनाई जिससे वो देसी राजाओं को अपने अंडर कर सके, और उसकी ये योजना सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानी जाती है। ऐसी कैसी योजना थी भाई? ये ऐसी कैसी संधि थी? देखिए, सहायक संधि में देसी राजाओं पर अंग्रेजों ने दबाव डाला कि हमारे अंडर आ जाओ, इसके बदले में हम आपको अंदर से सिक्योरिटी और बाहर की शक्तियों से सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, आपकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी हमारी। अब इस संधि को स्वीकार करना मतलब कि कंपनी के आधिपत्य को स्वीकार करना। इस लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा हैदराबाद का निजाम था। फिर इसके बाद कई सारे राजाओं ने इस संधि को स्वीकारा था। इन राजाओं को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था। अगर खर्चा नहीं दे पा रहे हो तो राज्य का एक हिस्सा दे दो इन आरामखोरों को। और इस संधि के हिसाब से बिना कंपनी की परमिशन के कोई भी राजा ना तो युद्ध करेगा और ना ही संधि करेगा। और तो और राजाओं को अपने राज्य की राजधानी में अंग्रेजों का एक रेजिडेंट भी रखना पड़ता था, जो राज्य की देखभाल करता था, राज्य पर निगरानी रखता था। दिमाग देख रहे हो दोस्तों इन हरामखोरों का? दोस्तों, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे इन अंग्रेजों पर वीडियो बनाते टाइम बहुत गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, फिर क्या हुआ? वेलेजली ने सोचा टीपू को या तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए या उसको अपने अंडर कर लिया जाए, और उसने इसके लिए टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगा दिया कि वो निजाम और मराठाओं के साथ मिलकर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। और बस यही आरोप काफी थे उसको अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। उसने अप्रैल 1799 में टीपू के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। मई 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग भी जीत लिया और टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। और दोस्तों, मैसूर अंग्रेजों का हो गया। साउथ इंडिया के इतिहास में टीपू की बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्लेस थी। उसने अपनी बहादुरी को और स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। उसने वेलेजली की सहायक संधि को ठुकरा दी। उसकी एक लाइन थी, भीड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर शेर की तरह एक दिन जिंदगी जीना बेहतर है। और ये वाली लाइन कहते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। और मुगल साम्राज्य, उसकी सत्ता तो खोखली हो गई थी। उसका साम्राज्य तो नाम के लिए रह गया था। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे, जिनका एक मेन लीडर पेशवा होता था। तो इन्होंने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव कर लिया था। लेकिन अफगान का राजा अहमद शाह अब्दाली, जो भारत पर राज करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में हरा दिया, जिससे मराठों की ताकत कम हो गई। अब मराठा के मेन लीडर पूना पर फोकस करने लगे और पेशवा बनने के लिए आपसी होड़ मच गई। और परिस्थिति ऐसी बन गई कि मराठा सरदारों के आपसी इस कलेश में अंग्रेजों को मिल गया मौका। सन 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, लेकिन उसने पद के लालच में आकर अपने भाई के बेटे नारायण राव को मार डाला। और उसके इस काम से बाकी मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के बेटे को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया गया। उसकी सिक्योरिटी और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक कमेटी बिठाई गई और रघुनाथ राव भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया और अंग्रेजों से सहायता मांगी।
दोस्तों अंग्रेज तो इस बात के लिए पहने बैठे थे। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच पहला मराठा युद्ध होता है जो 1775 से 1782 तक चलता है। लेकिन नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व में और मराठा की मिलिट्री पावर के सामने अंग्रेजों को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई और फाइनली सालवाई नाम की जगह पर 1782 में दोनों पक्षों में संधि हो गई। सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठाओं में आपसी लड़ाई के काले बादल मंडराने लगे। मराठाओं ने खुद को वेलेजली की सहायक संधि से तो दूर रखा था, लेकिन फडणवीस की मौत के बाद वे आपस में ही मेन पावर बनने के चक्कर में लड़ रहे थे। होलकर ने पेशवा बाजीराव सेकंड और सिंधिया को हराकर पूना पर अपना अधिकार कर लिया और पेशवा बाजीराव सेकंड ने भागकर अंग्रेजों की शरण ले ली और अंग्रेजों ने बड़ी ही खुशी के साथ उसकी हेल्प करना मंजूर किया। मदद देने से पहले उसे सब्सिडियरी अलायंस को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया, उसको सहायक संधि को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया और उसकी सारी पावर अब अंग्रेजों के हाथ में थी। लेकिन भोंसले और सिंधिया को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के खिलाफ 1803 में दूसरे मराठा युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों के साथ इनको संधियां करनी पड़ी। अब संधि के तहत इन दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्हें अपने अपने राज्य में अंग्रेजों का रेजिडेंट भी रखना पड़ा। इसके बाद कंपनी ने होलकर के खिलाफ भी तीसरा मराठा युद्ध छेड़ दिया जो 1804 से 1805 तक चला, जिसमें अंग्रेज जीत गए और 1806 में इन दोनों के बीच में राजपुर घाट की संधि हो गई। हालांकि मराठों की ताकत काफी कम हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। पेशवा बाजीराव सेकंड ने पूना में और नागपुर में अंग्रेजी रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। ये अंग्रेजों और मराठों का आखिरी युद्ध था जो चौथे मराठा युद्ध के नाम से फेमस है। इस युद्ध में मराठों की जॉइंट आर्मी अंग्रेजी आर्मी से हार गई थी और अब सिंधिया और होलकर राज अंग्रेजों के अंडर आ गए और जो पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर नहीं थे वे इनडायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। बाजीराव का पूना प्रदेश भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस, इस संधि से वेलेजली ने भारत के कई राजाओं पर काबू पा लिया था। ठीक इसी तरह लॉर्ड डलहौजी भी यहाँ के राज्यों को हड़पने के लिए अपनी नई पॉलिसी ले आए। इस पॉलिसी में डलहौजी ने एक नियम बनाया कि जिन राजाओं का कोई भी बेटा या बेटी नहीं है वे बिना हमारी परमिशन के कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते। और दोस्तों हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि गोद लिए बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। अब दोस्तों आप इस बंदे का दिमाग देख रहे हो, उसने राज्यों का उत्तराधिकारी हटवा दिया और उसकी ये पॉलिसी काम में आई भी और इसके अंदर सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बगाट, संबलपुर और झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। दोस्तों ये पॉलिसी डलहौजी की विलय नीति या मर्ज पॉलिसी के नाम से फेमस है और उसने ये भी ऐड किया कि भारतीय राजाओं को मिलने वाली पेंशन और उनको मिलने वाली उपाधियां भी खत्म कर दी जाएंगी। देखिए दोस्तों अंग्रेजों की इस सक्सेस के पीछे क्या क्या रीजन थे, कभी एग्जाम में पूछे तो बता देना। पहला कारण, भारत में अंग्रेजों की जीत की शुरुआत बंगाल से हुई और बंगाल की जमीन बेहद उपजाऊ थी। वहाँ राज होने से उन्हें राज्य से फायदा तो मिला ही और उनका व्यापार भी बढ़ा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। दूसरा कारण, अंग्रेजों की मिलिट्री पावर काफी डेवलप्ड थी। भारतीय सोल्जर्स के मुकाबले उनके सैनिक काफी डेवलप्ड और काफी ट्रेंड थे। उनके पास अच्छे वेपन्स थे, वो भी भरपूर मात्रा में, और तो और वे अच्छी टेक्निक पर बेस्ड थे। तीसरा कारण, उनके पास जहाजी बेड़ा था जिसकी भारतीयों के पास कमी थी। ये जहाज इंग्लैंड से आते जाते रहते थे जिससे इनके राशन पानी और सैनिकों में कभी कमी नहीं हुई। चौथा कारण, अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर राज करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की मर्ज पॉलिसी, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाई। और पांचवा रीजन, भारत में एक अच्छे लीडर की कमी थी। भारत के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे और इस चीज का वे लोग फायदा उठाते थे। हमारे भारतीय राजाओं में एकता की कमी थी। दोस्तों मेरी इससे पहली वाली वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जाइए यहाँ क्लिक करके इससे पहली वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमें इस टाइम सपोर्ट की जरूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।